वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार सभी विद्यार्थी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान जिला दर्शन, और जिला दर्शन के अंतर्गत आज अपने पढ़ेंगे जोधपुर जिले को। जोधपुर जिले से जितने भी टॉप एमसी क्वेश्चन बनते हैं उनका आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस लाइव सेशन के अंदर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन की घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसी कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिस भी विद्यार्थी ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न, जोधपुर के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो जोधपुर जिले के साथ 5 जिलों की सीमा लगती है। तो वो कौन कौन से हैं? वो है जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली और बाड़मेर। ये 5 जिले जोधपुर जिले के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले की सीमा जोधपुर के साथ नहीं लगती है? तो किस जिले की सीमा जोधपुर के साथ नहीं लगती है? तो जालौर जिले की सीमा जोधपुर के साथ नहीं लगती है। जैसलमेर, बाड़मेर और पाली जिले की सीमा जोधपुर के साथ लगती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो जोधपुर जिले का क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। 27,244 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो ये बीकानेर जिले का क्षेत्रफल है। 28,386 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल है। और 16,830 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह चूरू जिले का कुल क्षेत्रफल है। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 6.67% है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला न तो अंतर्राज्यीय सीमा और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो जोधपुर वो जिला है जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर ये तीनों ही जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। जैसलमेर की बात करें तो यह पाकिस्तान के साथ लगता है। पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा 464 किलोमीटर लगती है। श्री गंगानगर जिले की बात करें तो यह एक तरफ तो पाकिस्तान देश से लगता है और दूसरी तरफ पंजाब राज्य के साथ लगता है, और वो लगता है 210 किलोमीटर लगता है पाकिस्तान के साथ। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 168 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में स्थित किस महल को विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कहा जाता है? तो किस महल को कहा जाता है? उमेद भवन पैलेस को विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कहा जाता है। उमेद भवन की अगर और बात करें तो इसे छित्र महल भी कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है वो करवाया था उमेद सिंह ने 1929 ईस्वी में अकाल राहत कार्य के तहत करवाया था। और इसके वास्तुकार की बात करें तो इसका वास्तुकार था हेनरी वॉल लचेस्टर थे। रायका बाग पैलेस की बात करें तो जो इसका निर्माण है वो करवाया था जसवंत सिंह प्रथम की रानी हदीजी द्वारा 1663 ईस्वी में करवाया गया था। तलहटी महल की बात करें तो जो इसका निर्माण है वो स्वाई राजा सूर सिंह ने अपनी रानी सौभाग्य कंवर के लिए सन 1615 ईस्वी में करवाया था। देखिए अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला किस जिले में लगता है? तो विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला जोधपुर जिले के अंदर लगता है। देखिए अगला प्रश्न, देश का पहला ऑनलाइन जिला न्यायालय किस जिले में खोला गया था? तो देश का पहला ऑनलाइन जिला न्यायालय जोधपुर जिले के अंदर खोला गया था। देखिए अगला प्रश्न, प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज जोधपुर के किस स्थान पर है? यानी प्रथम सौर ऊर्जा के माध्यम से जो फ्रिज चलाया गया था वो जोधपुर के किस स्थान पर है? तो वो जोधपुर के बालेसर नामक स्थान है, वहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से फ्रिज चल रहा है। देखिए अगला प्रश्न, देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर राजस्थान के किस गांव में खोला गया था? देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर राजस्थान के किस गांव में खोला गया था? तो ये खोला गया था भाप नामक गांव में, जो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न,
जोधपुर जिले के किस स्थान को राज्य के प्रथम फिल्म सिटी व शिल्पग्राम का दर्जा दिया गया है? तो जोधपुर जिले के पाल नामक स्थान को राज्य का प्रथम फिल्म सिटी व शिल्पग्राम का दर्जा दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर का मंडोर स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जिले का जो मंडोर स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है, यहाँ पर नागपंचमी का मेला भी लगता है और यहाँ पे स्टोन पार्क भी है, प्रतिहार वंश की राजधानी भी रहा है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान व उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान व उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मंडोर के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस कथन का संबंध जोधपुर जिले से है? निम्न में से किस कथन का संबंध जोधपुर जिले से है? तो देखिए, राजस्थान का पहला सरकारी डाकघर जोधपुर में बना, ये भी सही है। राजस्थान का पहला स्पाई पार्क खोला गया, ये जोधपुर के अंदर खोला गया, ये भी कथन जोधपुर से संबंधित है। हेरिटेज होटल अजीत भवन, ये भी जोधपुर जिले से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर जिले का कौन सा स्थान कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जिले का कौन सा स्थान कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खिंचन नामक स्थान है वो कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन जोधपुर जिले के संबंध में सही है? निम्न में से कौन सा कथन जोधपुर जिले के संबंध में सही है? तो देखते हैं कौन सा जो कथन है वो जोधपुर जिले के संबंध में सही है। सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला, ये भी सही है। सबसे शुष्क स्थान फलोदी, ये भी सही है। सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन जोधपुर संभाग के संबंध में गलत है? निम्न में से कौन सा कथन जोधपुर संभाग के संबंध में गलत है? तो देखते हैं, सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग है जोधपुर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है जोधपुर। सबसे कम वर्षा व कम आर्द्रता वाला संभाग है जोधपुर, ये भी सही है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जोधपुर जो संभाग है उसका क्षेत्रफल सबसे कम नहीं है, सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। और सबसे जो कम क्षेत्रफल वाला संभाग है वो है भरतपुर संभाग। और जोधपुर संभाग की बात करें तो इसके अंदर 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? वो है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही। ये 6 जिले जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से जोधपुर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इनमें से जोधपुर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं, नीला शहर भी इसे कहते हैं, सूर्य नगरी भी इसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी नामों से इसे जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर जिले का कौन सा स्थान सफेद सीमेंट का राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र है? जोधपुर जिले का कौन सा स्थान सफेद सीमेंट का राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र है? तो खारिया खंगार नामक स्थान सफेद सीमेंट का राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए अगला प्रश्न, काजरी की स्थापना कब हुई थी? तो काजरी की स्थापना कब हुई थी? काजरी की स्थापना हुई थी 1959 को। काजरी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो काजरी की फुल फॉर्म होती है CAZRI, यानी काजरी। C से सेंट्रल, A से एरिड, Z से जोन, R से रिसर्च, I से इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। यह भारत सरकार के कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्थान है और इसके जो कार्यालय हैं वो बीकानेर, जैसलमेर और पाली के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न,
राजस्थान की संस्कृति की राजधानी व विधि नगरी किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान की संस्कृति की राजधानी व विधि नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो जोधपुर जिले को कहा जाता है। जोधपुर की और बात करें तो इसे नीला शहर, मरुस्थल का सिंहद्वार और रेगिस्तान का केंद्र भी जोधपुर जिले को कहा जाता है। जैसलमेर जिले की बात करें तो इसे राजस्थान का अंडमान, हवेलियों का शहर, जोरों की नगरी और राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी इसे कहा जाता है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर को ऊन का घर, राती घाटी आदि उपनामों से भी जाना जाता है। नागौर की बात करें तो राजस्थान का जो धातु नगर भी इसे कहते हैं और औजारों की नगरी भी नागौर को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी जोधपुर जिले में बहती है? लूणी नदी, जोजड़ी नदी, गुलासनी नदी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों नदियाँ जोधपुर जिले के अंदर बहती है। लूणी नदी की चर्चा करें तो लूणी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर के नाग पहाड़ से होता है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो गोडवार प्रदेश कहलाता है। और लूणी नदी की और बात करें तो यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसकी विलुप्त होने की बात करें तो यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। जोजड़ी नदी की बात करें तो इसका उद्गम पोडलू गांव नागौर से होता है और इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि यह लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो इसके दाएं किनारे से आकर मिलती है, वह जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। गुलासनी ये जोधपुर जिले की कोई छोटी मोटी नदी है या उसी स्थान के नाम से इसका नाम रख दिया है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील जोधपुर जिले के अंदर स्थित है? तो कौन सी झील जोधपुर के अंदर है? बालसमंद झील ये भी जोधपुर में है, सरदार समंद झील ये भी जोधपुर जिले में है, कायलाना झील ये भी जोधपुर जिले में है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बालसमंद झील की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो प्रतिहार शासक राव बाउक ने 1159 ईस्वी में करवाया था। सरदार समंद झील की बात करें तो इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह द्वारा करवाया गया था। कायलाना झील की बात करें तो यह एक पहले प्राकृतिक झील थी जिसे वर्तमान स्वरूप सर प्रताप ने दिया। इससे जोधपुर शहर को पेयजल मिलता है और इसके किनारे माचिया सफारी पार्क बना हुआ है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस झील से जोधपुर शहर को पेयजल दिया जाता है? किस झील से जोधपुर शहर को पेयजल दिया जाता है? तो कायलाना झील से जोधपुर शहर को पेयजल दिया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, किस झील के किनारे माचिया सफारी पार्क स्थित है? तो किस झील के किनारे स्थित है? कायलाना झील के किनारे माचिया सफारी पार्क स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, इंडोलाई का तालाब राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इंडोलाई का तालाब जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से जोधपुर की कौन सी झील खारे पानी की है? तो सरदार समंद झील, फलोदी झील, बाप झील व सी दोनों। तो बालसमंद झील ये तो मीठे पानी की झील है, तो जोधपुर जिले की फलोदी झील और बाप झील ये खारे पानी की झीलें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस लिफ्ट नहर से जोधपुर जिले को जलापूर्ति दी जाती है? तो जयनारायण व्यास लिफ्ट, इससे भी जोधपुर को जलापूर्ति मिलती है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, इससे भी जोधपुर को जलापूर्ति मिलती है। और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर की बात करें तो इससे भी जोधपुर जिले को जलापूर्ति मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था पोकरण लिफ्ट नहर और इसके माध्यम से जैसलमेर व जोधपुर इन दो जिलों को जलापूर्ति मिलती है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम था फलोदी लिफ्ट नहर और इसके माध्यम से जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर तीन जिलों को जलापूर्ति मिलती है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था कोलायत लिफ्ट नहर और इसके माध्यम से बीकानेर व जोधपुर को जलापूर्ति मिलती है। देखिए अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा बांध पिचियाक नदी पर बना हुआ है? तो निम्न में से कौन सा बांध पिचियाक नदी पर है? तो जसवंत सागर बांध पिचियाक नदी पर बना हुआ है। पिचियाक नदी कोई बड़ी नदी नहीं है, यह उसी स्थान जोधपुर जिले के अंदर एक पिचियाक नामक स्थान है, वहाँ पर कोई एक छोटी नदी है, उसी नदी के माध्यम से एक जसवंत सागर बांध बना दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न, महिला बाघ का झालरा का संबंध किस जिले से है जहां महिलाओं का लोटियों का मेला लगता है? तो जोधपुर जिले के अंदर महिलाओं का लोटियों का मेला लगता है। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर जिले का कौन सा स्थान लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जिले का मथानिया नामक स्थान है जो लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर जिले का शुभंकर कौन सा जीव है? तो जोधपुर जिले का शुभंकर है कुरंजा। कुरंजा नामक पक्षी है जो जोधपुर जिले का शुभंकर है। तेंदुआ की बात करें तो यह पाली जिले का शुभंकर है। काला हिरण की बात करें तो यह चूरू जिले का शुभंकर है। खरगोश की बात करें तो यह दौसा जिले का शुभंकर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिया जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? माचिया जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी जनवरी 2016 में। देखिए अगला प्रश्न, गुराउन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र 1936 में कहाँ स्थापित किया गया था? गुराउन पक्षी का जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है वो 1936 में स्थापित किया गया था। और वो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था जोधपुर के अंदर। साथ साथ में वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार का पत्थर जोधपुर में पाया जाता है? तो किस प्रकार का पत्थर जोधपुर में पाया जाता है? बादामी पत्थर जोधपुर जिले के अंदर पाया जाता है। गुलाबी पत्थर की बात करें तो यह भरतपुर जिले के अंदर पाया जाता है। लाल पत्थर की बात करें तो यह धौलपुर और करौली 2 जिलों के अंदर पाया जाता है। गेरू पत्थर की बात करें तो यह चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर का कौन सा क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जोधपुर के कौन कौन से क्षेत्र है जो नमक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? बाप, भिलाड़ा, शेरगढ़, मथानिया। तो इनमें से जो बाप नामक स्थान है वो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान को 9 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। तो निम्न में से जोधपुर किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? तो जोधपुर जिला आता है डेजर्ट सर्किट के अंतर्गत। तो डेजर्ट सर्किट के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ये 4 जिले पर्यटन सर्किट के डेजर्ट पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महोत्सव जोधपुर जिले में मनाया जाता है? तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर जिले में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव की बात करें तो यह जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। बैलून महोत्सव की बात करें तो यह बाड़मेर जिले के अंदर मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल का अनुसंधान केंद्र जोधपुर जिले के अंदर है? तो मारवाड़ी भेड़ की जो नस्ल है उसका अनुसंधान केंद्र जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर में पाया जाने वाला किस नस्ल का ऊंट सवारी हेतु प्रसिद्ध है? तो गोमट ऊंट जो जोधपुर जिले के अंदर पाया जाता है उस नस्ल का ऊंट सवारी हेतु प्रसिद्ध है। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या कितनी है? तो जोधपुर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है RJ 19। RJ 17 की बात करें तो यह झालावाड़ जिले की है। और RJ 18 की बात करें तो यह झुंझुनू जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है। RJ 20 की बात करें तो यह कोटा जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है। देखिए अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल को जोधपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? यानी किस शासक के शासनकाल को जोधपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो ये माना जाता है मालदेव के शासनकाल को जोधपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शैली पंचतंत्र चित्रांकन करने के लिए
जानी जाती है। तो मारवाड़ चित्र शैली है वो पंचतंत्र चित्रांकन करने के लिए जानी जाती है। बीकानेर शैली की बात करें तो इस शैली का जो श्रवणकाल है वो अनूप सिंह का शासनकाल माना जाता है। यह मथेरन कला व उस्ता कला में प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली की बात करें तो इसे कागजी शैली भी कहा जाता है और इसका जो श्रवणकाल है वो राजा सांवत सिंह, जिसका जो उपनाम था वो नागरीदास था, के शासनकाल को माना जाता है। जैसलमेर शैली की बात करें तो इसका जो श्रवणकाल है वो मूलराज द्वितीय के शासनकाल को माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर जिला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जिला हाथीदांत की चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, दरी उद्योग में भी जोधपुर जिला प्रसिद्ध है और लुगड़ी पर किया गया जो कार्य उसके लिए भी जोधपुर जिला प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, बादला शब्द से क्या तात्पर्य है? बादला शब्द से क्या तात्पर्य है? जस्ते से निर्मित ठंडे पानी की बोतलें, लुगड़ी पर किया गया कार्य, कपड़े पर सोने चांदी का काम, ऊँट की खाल से बनी वस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ते से निर्मित ठंडे पानी की बोतल। जस्ते से निर्मित ठंडे पानी की बोतल को बादला कहा जाता है। लुगड़ी पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? लुगड़ी पर किया गया कार्य कहलाता है मोठड़ा। क्या कहलाता है? मोठड़ा। और कपड़े पर सोने चांदी का जो काम होता है वो कहलाता है मथेरन कला। ऊँट की खाल से बनी वस्तु को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काम्पी। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस नृत्य का संबंध जोधपुर जिले से है? तो किस नृत्य का संबंध जोधपुर जिले से है? तो गरबा ये भी जोधपुर जिले में किया जाता है, गुड़ला ये भी जोधपुर जिले में किया जाता है, डांडिया नृत्य ये भी जोधपुर जिले में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य है जो पुरुष प्रधान है तथा जिसमें अंगरखी पहनी जाती है? तो डांडिया वो नृत्य है जो पुरुष प्रधान है और जिसमें अंगरखी पहनी जाती है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली जोधपुर जिले में बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली जोधपुर जिले के अंदर बोली जाती है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में जोधपुर के अभ्यसियों का वर्णन है? तो किस ग्रंथ के अंदर है? वो है सूरज प्रकाश। और सूरज प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? वो है कर्णिदान। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक देवता का संबंध जोधपुर जिले से है? तो किस लोक देवता का संबंध जोधपुर जिले से है? पाबूजी। पाबूजी का संबंध जोधपुर जिले से है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक देवता को रायका जाति का लोक देवता माना जाता है? तो पाबूजी को रायका जाति का लोक देवता माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से पाबूजी को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो किस उपनाम से भी जाना जाता है? प्लेग रक्षक देवता भी पाबूजी को कहा जाता है, ऊँटों के देवता भी पाबूजी को कहा जाता है और इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी पाबूजी को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, कोल्लूमंड जोधपुर क्षेत्र का संबंध किस लोक देवता से है? कोल्लूमंड जोधपुर क्षेत्र का संबंध किस लोक देवता से है? तो यह रूपनाथ जी से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न, आई माता का मंदिर जोधपुर जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस देवी का संबंध जोधपुर जिले से नहीं है? आई माता ये भी जोधपुर की है, नागनेची माता ये भी जोधपुर जिले की है, सचिया माता ये भी जोधपुर जिले की है, दधीमती माता ये जोधपुर जिले से संबंधित है नहीं है, ये नागौर जिले से संबंधित है। आई माता की बात करें तो ये सीरवी जाति की कुल देवी है और इनके मंदिर की जो इनका मंदिर है उसको दरगाह या वह थान का बटेर कहा जाता है। नागनेची माता की बात करें तो यह राठौड़ों की कुल देवी है। सचिया माता की बात करें
तो यह सांप्रदायिक सद्भाव की देवी है और ओस वालों की कुल देवी है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस माता को सुगन चिड़ी के स्वरूप माना जाता है? तो किस माता को माना जाता है? ये माना जाता है नागनेची माता को सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी देवी मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है? तो कौन सी माता है? वो है चामुंडा माता, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से जोधपुर जिले की कौन सी माता सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है? तो आई माता सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस संप्रदाय का संबंध जोधपुर जिले से नहीं है? तो माननाथी संप्रदाय ये जोधपुर जिले से संबंधित है। तेरापंथी संप्रदाय ये भी जोधपुर जिले से संबंधित है। और राम स्नेही संप्रदाय की खिड़ापा शाखा ये भी जोधपुर जिले से संबंधित है। तो निम्बारक संप्रदाय ये जोधपुर जिले से संबंधित नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले के अंदर स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य उपनाम क्या है? तो कौन सा एक उपनाम है? गढ़ चिंतामणि भी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, कागमुखी भी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, चिड़िया टोंक दुर्ग भी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है? कौन सी तोप मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है? तो किलकिला ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है, शंभू बाण तोप ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है, गजक तोप मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2013 के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस माता के मंदिर में 30 सितंबर 2008 को आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवरात्रा के दिन मची भगदड़ के अंदर 224 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो चामुंडा माता के मंदिर के अंदर 30 सितंबर 2008 को एक भगदड़ बहुत मची थी जिसके अंदर 224 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंदिर का संबंध जोधपुर जिले से है? तीजा मंजी का मंदिर ये भी जोधपुर में है, ब्यासा का मंदिर ये भी जोधपुर जिले में है, अदरशिला रामदेव मंदिर ये भी जोधपुर जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, संत भूरे खां के मजार किस दुर्ग में है? तो संत भूरे खां के मजार है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से जोधपुर का कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली व जनजीवन की चित्रों की व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो जो जोधपुर का चोखा महल है वो मारवाड़ चित्रशैली व जनजीवन के चित्रों की व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर में स्थित विश्व की एकमात्र हवेली कौन सी है जो एक ही नक्षत्र से बनी है? तो वो है पुष्य हवेली है जो एक ही नक्षत्र से बनी हुई है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी हवेली जोधपुर जिले में स्थित है? तो पचीसा हवेली ये भी जोधपुर जिले में है, पोखरण हवेली ये भी जोधपुर जिले में है, पुष्य हवेली ये भी जोधपुर जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अम्बला मिली का महल कोटा में है जो। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी छतरी जोधपुर जिले के अंदर स्थित है? तो बड़ा बाग की छतरी ये भी जोधपुर जिले में है, रानी सूर्य कंवर की छतरी ये भी जोधपुर जिले में है, पंचकुंड की छतरियाँ ये भी जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, राव मालदेव की छतरी किस जिले के अंदर है? तो राव मालदेव की छतरी है जोधपुर जिले के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, राव गंगा की सबसे प्राचीन छतरी किस स्थान पर है?
तो राव गंगा की सबसे प्राचीन छतरी है मंडोर जोधपुर के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला जोधपुर में लगता है? तो पाबूजी का मेला ये भी जोधपुर जिले में लगता है। खेजड़ली मेला ये भी जोधपुर जिले में लगता है। नाग पंचमी का मेला ये भी जोधपुर जिले में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर को राव जोधा ने कब बसाया था? तो जोधपुर को 1459 ईस्वी में राव जोधा ने बसाया था। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से जोधपुर में किस प्रकार के प्राचीन सिक्के चलते थे? तो जोधपुर के अंदर विजयशाही, भीमशाही और डब्बूशाही, ये तीनों प्रकार के सिक्के चलते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, मारवाड़ किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन का संबंध है जोधपुर जिले से। मारवाड़ किसान आंदोलन की थोड़ी सी चर्चा करें तो इसका जो नेतृत्व वो किया था चांदमल सुराणा व जयनारायण व्यास ने। और ये आंदोलन क्यों किया गया? ये मादा पशुओं के निष्कासन और तौल के विरुद्ध किया गया था। देखिए अगला प्रश्न, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में किसने की थी? तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी जयनारायण व्यास ने 1934 ईस्वी में। देखिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जोधपुर रियासत के तत्कालीन नरेश कौन थे? तो कौन थे? वो थे राजा हनुमंत सिंह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न, जोधपुर जिले को एकीकरण के किस चरण के अंदर शामिल किया गया था? तो जोधपुर जिले को राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण में शामिल किया गया था। और चतुर्थ चरण कब हुआ था, जिसे वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है? तो इसकी चतुर्थ चरण की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 ईस्वी में। और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी जयपुर। तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।